हाँ भाई चलो, जिसको भी जो कुछ भी डाउट है बुकलेट में पहले आराम से पूछ लो, अपने केमिकल बॉन्डिंग के बुकलेट में जहाँ के भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो पूछते जाओ। क्वेश्चन नंबर 138। 138 इसे बुकलेट बनाने के बाद बड़ा ऐसा कॉन्फिडेंस में आ गई होगी ना तुम कि अब तो 11th भी खत्म, तो 10th क्लास में कुछ बच नो भी नहीं सर, करेगा। क्या नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है क्या सर। हम इतना क्रिटिसाइज करते हैं ना खुद को कि हमको लगता है हमसे कुछ बनेगा ही नहीं। तो ये तो गलत चीज है, कभी भी खुद को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, बड़ा गलत एटीट्यूड है। मतलब हम तो ये सोचा करते रहे हम कर लेंगे भाई, इतना कोई लोड नहीं है, होना होगा तो हमसे हो जाएगा, नहीं होना होगा तो किसी से नहीं होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है, होना होगा तो बाकी लोगों से भी होगा, बट हमसे हो जाएगा, अगर हमसे नहीं हो तो किसी से भी नहीं होगा, सिंपल सी बात है। Given the species N2COCN minus NO plus, which of the following statement is incorrect? कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? इसमें ये आंसर तो आ गया था, लेकिन डायमैग्नेटिक का मतलब नहीं पता। ये मेरा भी डाउट है। डायमैग्नेटिक का मतलब तुम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में सुना होगा मोस्ट प्रोबेबली, जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होता है, n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होता है। जैसे मान लो कि हम लोगों का आयरन वाले पार्ट को लेते हैं, मान लो Fe2+, तो Fe2+ वाले पार्ट में हम लोग को टोटल 26 इलेक्ट्रॉन है। इन 26 इलेक्ट्रॉन वाले पार्ट को अगर हम लोग कंसिडर करना शुरू करें तो हम लोगों का आर्गन तक का कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन वाले पार्ट के बाद 4s2 3d6 होना चाहिए, बट क्योंकि 2+ है तो 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन हटा देंगे, 3d6। 3d6 का मतलब हो गया डी वाले पार्ट के 5 ऑर्बिटल्स में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन, छठा इलेक्ट्रॉन, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर एक भी रहा तो इस तरह के स्पीसीज को हम लोग पारा मैग्नेटिक स्पीसीज बोलते हैं, ये वर्ड ध्यान रखना, पारा मैग्नेटिक स्पीसीज। एंड अगर हम लोग, एक छोटा सा टर्म होता है मैग्नेटिक मोमेंट, ये वर्ड ध्यान रखना, ये हम लोग आगे कहीं यूज करेंगे, ऑल्दो एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक दो जगह है ये सवाल, हमको जहाँ तक मालूम है बुकलेट में तो नहीं रखता मैग्नेटिक मोमेंट। बुकलेट नहीं सॉल्व किया जी तुम लोग? हाँ भाई, सर जहाँ तक सॉल्व किए थे उसमें नहीं मिला ये वर्ड। अच्छा चलो ठीक है, तो हम बुकलेट होमवर्क देना शुरू करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का, वहाँ पे बुकलेट में डीपीपी ये मिल जाएगा, और साथ ही साथ हम लोग का जो डीपीपी है, ये मोल कंसेप्ट वाले पार्ट का डीपीपी और एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक एक करके डीपीपी भी देना शुरू करेंगे हम। और जो भी हम लोग के मोल कंसेप्ट का बुकलेट है, जो भी हम लोग के एटॉमिक स्ट्रक्चर का बुकलेट है, उन सबसे भी होमवर्क देना शुरू करेंगे, ताकि तुम लोग का थोड़ा बहुत केमिस्ट्री का रिविजन चलना शुरू हो। तो हम लोगों का मैग्नेटिक मोमेंट, या इसी चीज को पारा मैग्नेटिक मोमेंट भी बोलते हैं, म्यू इज इक्वल टू रूट अंडर n इंटू n+2, और इसका यूनिट हम लोग बोर मैग्नेटॉन लिखा करते हैं, बोर मैग्नेटॉन, इसको हम लोग कैपिटल B कैपिटल M से नोट करते हैं। ये पार्ट क्या होता है ये तुम लोगों को फिजिक्स में समझ में आएगा, वहां पे हम लोग मैग्नेटिज्म में इस चीज को डिस्कस करते हैं। हम लोग को इस यूनिट का कोई संदर्भ नहीं है, तो हम इसके बारे में कभी कुछ मालूम भी नहीं किए कि क्या होता है। बस ये होता है कि हम लोग का जो मैग्नेटिक मोमेंट है, अगर कोई भी सब्सटेंस पारा मैग्नेटिक बिहेवियर का है, पारा मैग्नेटिक सब्सटेंस का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग इसको एक्सटर्नल कोई भी एक सब्सटेंस, जैसे मान लो आयरन है, तो आयरन को जब मैग्नेट के पास ले जाते हैं तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन शो करता है, तो ऐसे टाइप के भी सब्सटेंसेस है जो वीक अट्रैक्शन शो करते हैं, तो जो वीक अट्रैक्शन वाला पार्ट आता है वो पारामैग्नेटिक सब्सटेंस का बिहेवियर होता है। ऐसे भी सब्सटेंसेस होते हैं जो वीक रिपल्शन शो करते हैं, वो स्लाइट रिपल्शन शो करेगा, उस तरह के सब्सटेंस को हम लोग डायामैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं, ये उनका एक जनरल नेचर है। अब कैसे पता चलेगा कि पारामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन सा है, डायमैग्नेटिक कौन सा है, ये हम लोग मालूम कर सकते हैं। बाकी फेरोमैग्नेटिक जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन शो करते हैं, ये सब चीजों के लिए और भी कुछ कुछ एनालिसिस होता है, जिसको हम लोग क्लास 12 में पढ़ा करते हैं। लोग केमिस्ट्री के सॉलिड स्टेट में है, डोमेन करके टर्म है जो है, ये सब टर्म्स है वहाँ पे, बट हम लोग उसको फिजिक्स में ही कंसिडर किया करते हैं। फिजिक्स में मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ मैटर क्लास 12 का टॉपिक है, वहाँ पे इस चीज को मोस्टली डिस्कस करते हैं। तो वैसे सब्सटेंसेस जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में स्लाइट अट्रैक्शन शो करेंगे, दोज आर कॉल्ड एज पारामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। एंड जो पारामैग्नेटिक सब्सटेंसेस को पहचानने का तरीका है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ तो पारामैग्नेटिक, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ, ऐसा लिख देते ऊपर कहीं पे, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तब इस केस में, इस तरह के केस को हम लोग डाया मैग्नेटिक आराम से बोल सकते हैं। ये वर्ड का ध्यान रखना, पारामैग्नेटिक सब्सटेंसेस और दूसरा डाया मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और इस केस में हम लोग ऐसा सोचा करते हैं बेसिकली
कि हम लोगों का जो मैग्नेटिक मोमेंट आया, जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आया, उसका हम लोग एक मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू म्यू। डाइपोल मोमेंट भी म्यू ही है, वहां भी डाइपोल मोमेंट था और वहां डाइपोल का मोमेंट था, यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर रहे हैं। इज इक्वल टू रूट अंडर n इंटू n प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन, जहाँ पे n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे मान लो आयरन वाला पार्ट था, तो आयरन वाले पार्ट में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो आयरन वाले पार्ट में जब हम लोग ऐसा लिखे Fe2+ में अगर हम लोगों को मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना म्यू, तो रूट अंडर 4 इंटू 4+2 मतलब 6, बेसिकली रूट अंडर 24 अपना वैल्यू निकल के आ जाएगा, रूट अंडर 24 bm। जैसे मान लो कॉपर प्लस है, कॉपर प्लस का मैग्नेटिक मोमेंट कितना निकल के आना चाहिए, ट्राई करके देखो सवाल। छोटा छोटा सा टॉपिक है, डिस्कशन क्लास में मेंशन कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। सर कॉपर प्लस डायमैग्नेटिक है। कॉपर प्लस वाले पार्ट में हम लोगों का कॉन्फ़िगरेशन आर्गन के बाद 4s1 होगा, 3d10 आता है, कॉपर का एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो जब कॉपर प्लस होगा तो इस केस में 4s में इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, मतलब 3d10, और 3d10 का मतलब हो गया कि हम लोग का फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। इसको हम लोग सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं। वर्ड सुना है कभी सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कहीं पे? कोई भी इंसान बताओ, सर सुना है आप कभी? एक बार शायद बताए थे और एनसीईआरटी में सर भी लिखा पता था। है। सूडो इनर्ट गैस सर सुने हैं। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP6, इसको हम लोग इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। जैसे हम लोग का जितने भी नोबल गैसेस हैं, जितने भी नोबल गैस बोलो या फिर इनर्ट गैस बोलो, सेम चीज है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन या फिर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन NH2NP6। अगर हम लोगों का NH2NP6 के अलावा ND10 हो गया, क्योंकि हम लोग s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, p वाले पार्ट में हम लोग मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, d वाले पार्ट में मैक्सिमम हम लोग 10 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। तो NH2NP6 सर ND10। हाँ बोलो। सर n-1 d10 होना चाहिए ना। हाँ सॉरी, n-1 d10, n-1 d10। तो इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। तब इनर्ट गैस के जैसा है काइंड ऑफ, जैसे मतलब सूडो फोर्स, तो एक इमेजिनरी फोर्स होता है, उस टाइप की चीज है सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इनर्ट गैस के जैसा काइंड ऑफ हम लोग एक फोर्स ये कॉन्फ़िगरेशन लेके चल रहे हैं। तो जैसे कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन है, तो कॉपर के कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग के पास जो यहाँ पे वैल्यू आया, इस वैल्यू में हम लोग के पास आर्गन तक में 3s2 आएगा, 3p6 आएगा और उसके बाद 3d10 आएगा। n-1 कहाँ आ रहा है, n ही तो आ रहा है, बट गलती करवा दी हमसे, ND10। सर मतलब जिंक को देखिए ना सर, वहाँ पर 4s2 है ना, मतलब मेरे को ऐसा लगा इसीलिए पूछे। नहीं मत लगाओ ऐसा। इस केस में हम लोगों का 3s2 3p6 और 3d10 वाला पढ़ा रखा है। तो यहाँ पे हम लोगों का NH2NP6 ND10 बेसिकली सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन निकल के आ गया। तो कॉपर में हम लोग का सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन भी होता है, ये वर्ड ध्यान रखना। अब यहाँ पे हम लोग का कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, 0। अगर 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन है मतलब डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा, और अगर डायामैग्नेटिक है मैग्नेटिक मोमेंट 0 भी आराम से बोल सकते हैं। समझ आया सवाल, समझ आया टॉपिक? यस सर। ओके, तो एक सवाल का जवाब चाहिए हमको, बाकी सब लोग सवाल का जवाब देगा। अगर म्यू का वैल्यू 1.73 बोर मैग्नेटॉन है, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? अगर म्यू का वैल्यू 1.73 बोर मैग्नेटॉन है, तो म्यू का वैल्यू कितना आएगा? कितना? जल्दी बताओ, म्यू का वैल्यू 1। सुन के तो ठीक ही लग रहा है 1। सर n is equal to 1। अगर म्यू का वैल्यू 3.93 है, तो इस केस में म्यू का वैल्यू कितना आएगा? सॉरी, इस केस में n का वैल्यू कितना आएगा?
सर 3। 3। सब बड़ा गणितज्ञ आदमी है, सब तुरंत गणित लगाना शुरू कर देता है। मेरा मैथ्स खराब है ना, मतलब हम बताए तुम लोगों को मेरा मैथ्स खराब था, हमको इसका बड़ा बेनिफिट मिलता है। अगर म्यू का वैल्यू 2.83 है तो अपना आंसर 2 होगा। एक चीज देखो, अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है तो म्यू का वैल्यू क्या होगा, तो रूट अंडर 1 इंटू 1 प्लस 2 मतलब रूट अंडर 3। अगर एन का वैल्यू 2 है तो हम लोगों का म्यू का वैल्यू 2 इंटू 2 प्लस 2 मतलब 2 इंटू 4 रूट अंडर 8 आएगा। अगर एन का वैल्यू 3 है तो रूट अंडर 3 इंटू 3 प्लस 2 रूट अंडर 15। एन का वैल्यू 4 है तो 4 इंटू 4 प्लस 2 मतलब 4 इंटू 6 24। अगर एन का वैल्यू 5 है तो रूट अंडर 5 इंटू 5 प्लस 2 7 तो ओवरऑल 35। जो 3 का वैल्यू है कितना होता है रूट अंडर 3? 1.73। 1.73। अच्छा चलो एक चीज देखते हैं, इसे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना आता है, तो मालूम है 1 के बराबर आता है, और 2 का स्क्वायर कितना आता है तो 4 के बराबर आता है। यहाँ पे जो अंडर रूट का वैल्यू है ना 1 स्क्वायर है ना 2 स्क्वायर है, बेसिकली उसके बीच का वैल्यू है। तो अपना रूट अंडर 3 का वैल्यू ना 1 का स्क्वायर होगा ना 2 का स्क्वायर होगा, उसके कहीं बीच का वैल्यू होगा। कितना होगा हमको नहीं मालूम, बट बीच का वैल्यू मतलब 1 पॉइंट समथिंग होगा। तो समथिंग क्या है, आता है तुम लोगों को कैलकुलेट करना, सबको आता है, हमको बस नहीं आता। मान लो रूट अंडर 8 है तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो अपना जो अंडर रूट के अंदर का वैल्यू है ना 2 के स्क्वायर के बराबर है ना 3 के स्क्वायर के बराबर है, उसके बीच का कुछ वैल्यू है। तो अपना जो आंसर होगा ना ये 2 होगा ना 3 होगा, 2 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। फिर हम लोग जब रूट अंडर 15 में गए तो रूट अंडर 15 वाले पार्ट में 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। इसका मतलब हम लोग का रूट अंडर 15 ना 9 है ना 16 है, उसके बीच का कुछ वैल्यू है। तो उसका रूट अंडर वाला पार्ट जो होगा वो उसके बीच में मतलब 3 पॉइंट समथिंग कुछ निकल के आना चाहिए। 24 वाला पार्ट, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और हम लोग का वैल्यू ना 16 है ना 25, उसके बीच का कुछ वैल्यू है, इसका मतलब 4 पॉइंट समथिंग आएगा। तो एक पैटर्न देख के मालूम पड़ रहा है इन सब वैल्यूज में कि हम लोगों का जो ये सब वैल्यूज आ रहा है उसमें सिंपली ऐसा सोच सकते हैं हम लोग, पहले वाले केस में 1 पॉइंट समथिंग, दूसरे वाले केस में 2 पॉइंट समथिंग, तीसरे वाले केस में 3 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग एंड 5 पॉइंट समथिंग। और हम लोगों का जो ये सबसे पहला वैल्यू है n इक्वल टू 1 2 3 4 5, डेसिमल से पहले जो वैल्यू दे रखेगा सीधा उतना ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ऊपर जैसे लिखे थे हम 3.93 मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन 3, अगर 1.73 अनपेड इलेक्ट्रॉन 1। क्योंकि ये पैरामैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू हम लोग अभी डिस्कस करते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आता है, डी ब्लॉक में आता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आता है, 4 जगह आता है, मतलब केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक स्ट्रक्चर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जहां जहां अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा, जहां जहां डी ब्लॉक एलिमेंट्स आएंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर आएगा, वहां वहां पे हम लोग इस पार्टिकुलर पॉइंट को एसोसिएट कर सकते हैं। तो बस ध्यान रखना से जितना अनपेड इलेक्ट्रॉन मतलब डेसिमल से पहले जितना वैल्यू उतने ही अनपेड इलेक्ट्रॉन। समझ आया सबको पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है? तो अब सवाल बन जाएगा आद्या, क्वेश्चन नंबर 138। वैसे 138 सर। होमवर्क दिए थे क्या? होमवर्क तो ना दिया है इसने, टिक मार सर करिए हम फिर। सभी बना लिए थे। ऐसे काहे सभी बना लेती है? मान लो अगर टॉपिक वहाँ नहीं पढ़ा है तो फिर बोलेगी हमको नहीं समझ में आता टॉपिक, ऐसे काहे बना लेती है? केमिस्ट्री में जब तक हम लोग फैक्ट नहीं पढ़ेंगे ना तब तक हम लोग सवाल डिस्कशन नहीं कर सकते। बहुत सारे फैक्ट हैं, और हम लोग के सिलेबस के अंदर ही है, बट अभी बहुत सारे फैक्ट। अभी हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग 1 पढ़ा है, केवल 1 के हिसाब से चीजें सीख चुके हैं, उसमें भी 2 पार्ट बाकी ही रह गया है। तो हम लोग केवल केमिकल बॉन्डिंग 1 पढ़े अभी तक। उस 1 के हिसाब से जो काम की चीजें हैं वो बुकलेट में हम बहुत सारे क्वेश्चन हटवाएंगे, उसको हम केमिकल बॉन्डिंग 2 के नाम पे बनाने वाले इस बार। तो सारे क्वेश्चंस नहीं करने का है कि सारे क्वेश्चन खाली बैठे हुए। तुम लोग छुट्टी मांगा था कि सर बहुत क्लासेस हो गया, थोड़ा आराम करने छुट्टी दे दीजिए, और फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने में लगे पड़े। क्या क्या वो है, व्हाट इज दिस, क्या चल रहा है ये? और के डाउट किसी को बुकलेट में? सर 148। 147 137 137 पहले 137 देख लेते हैं। If molecule MX3 has zero dipole moment, the hybrid orbital used by M atomic number 21 से लोअर होना चाहिए। ओके, हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज बोला और प्योर पी बोल रखा है, तो ऐसे ही ऑप्शन में नहीं होगा। फिर मॉलिक्यूल जो है MX3 टाइप का है, MX3 अगर लेके चलते हैं
तो 3 का एक्स क्या होना मतलब चाहिए। है सर कि किसी का भी एक्स कोई भी 3 ले सकता है, एम भी 1? हाँ, तो ऐसा ही तो बोलते थे ना, AB2 टाइप, AB3 टाइप, AB4 टाइप। सेंट्रल एटम सर एक हो गया। एक्स यहाँ हेलोजन, नहीं नहीं, हेलोजन नहीं हेलोजन है। को भी तो रिप्रेजेंट। नहीं नहीं, हेलोजन नहीं है, कोई भी एक एटम दे रखा है, सिमिलर नेचर का एटम है बेसिकली, हेलोजन नहीं है। ठीक है, ऐसा मत समझना कि एक्स हमेशा हेलोजन ही होता है। एक्स वाला पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलोजन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है, हमेशा नहीं होता। ठीक है, बन जाएगा सवाल। ठीक है सर। आंसर sp2 होना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोगों का 3 बॉन्ड है और 3 बॉन्ड वाले पार्ट में हम लोगों को डाइपोल मोमेंट वाला पार्ट 0 चाहिए, तो सिमेट्रिकल शेप, रेगुलर ज्योमेट्री होना चाहिए, लोन पेयर नहीं हो सकता। अगर एक लोन पेयर होगा तो उस केस में चीजें खराब हो जाएंगी। मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो लास्ट ऑप्शन रिजेक्ट कर दिया है। sp हाइब्रिडाइजेशन 3 बॉन्ड में हो ही नहीं सकता, वैसे ही रिजेक्ट हो गया। पहला ऑप्शन तो प्योर p ऑर्बिटल, जबकि यहाँ हाइब्रिड पूछा है, वैसे ही खत्म हो गया। बचा sp2। sp2 में ट्रायंगुलर प्लानर शेप आएगा और बिल्कुल सिमेट्रिकल शेप है, रेगुलर ज्योमेट्री है, तो आराम से ऑप्शन सी आंसर हो सकता है। और कोई डाउट किसी को क्वेश्चन नंबर 137 के सर अलावा? एक ऑप्शन था उसमें जेनॉन का कंपाउंड दिया था, वो बोला था कि ये एक्सप्लोजिव होगा कि नहीं, ये कैसे पता चल सकता है ये कि कोई? फैक्ट है, ये फैक्ट है एक्चुअल में। ये क्लास 12 में हम लोग जब पी ब्लॉक पढ़ते हैं, जैसे 11th क्लास का जब एनसीईआरटी उठा के देखेंगे, तो बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, ये 2 फैमिली दे रखा है। जैसे हम लोग को पूरा पी ब्लॉक पढ़ना है, डी ब्लॉक पढ़ना है, हम लोग को एफ ब्लॉक पढ़ना है एंड एस ब्लॉक पढ़ना है। ये अलग अलग जितने भी पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक्स हैं, वो सारी चीजें पढ़नी है। उसमें जो हम लोग का एस ब्लॉक है वो एक सिंगल चैप्टर है, उसी में कुछ पार्ट अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, कुछ पार्ट अल्कली मेटल्स हो गए। डी ब्लॉक में ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं दिया कि क्या बोलते हैं आयरन फैमिली और कॉपर फैमिली, ऐसा कुछ नहीं दिया। डी ब्लॉक मतलब डी ब्लॉक, और डी एंड एफ ब्लॉक एक ही जगह दे दिया है। फिर उसके बाद जो पी ब्लॉक है, क्योंकि पी ब्लॉक में मोस्टली नॉन मेटल्स होते हैं, वो नॉन मेटल्स के हिसाब से बहुत सारे कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं। तो नॉन मेटल्स में हर एक लाइंस को एक एक फैमिली बोला गया। हम लोग कभी डिस्कस भी किए थे, बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली को हम सर लोग डिस्कस नहीं किए थे, ऐसे ही आप हाँ कभी पढ़ाते हैं बताए तो थे, इसी तरह से बोलते हैं। बता दिए थे। हम एक बार पीरियोडिक टेबल का थोड़ा सा एक ओवरव्यू डिस्कस किए थे कि ऐसा ऐसा पीरियोडिक टेबल होता है, जब हम वैलेंसी सर का किस डिस्कशन ब्लॉक कर को रहे किस थे। क्लास में पढ़ते हैं? बता रहे हो इस चीज को, तो जैसे उस टाइम में हम पीरियोडिक टेबल का एक डायग्राम बताए थे तुम लोग को वैलेंसी को डिस्कस करते वक्त। तो उस केस में जो हम लोगों का जो ये है बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली को हम लोग निकोजेंस भी बोलते हैं, ये तुम्हारे पीरियोडिक टेबल में भी दे रखा होगा कहीं पे नाम। फिर उसके बाद जब हम लोग ऑक्सीजन फैमिली की बात करते हैं तो उसको हम लोग एल्कोजेंस बोलते हैं। फ्लोरीन फैमिली को हम लोग हेलोजेंस बोलते हैं। इनफैक्ट फ्लोरीन फैमिली को हम लोग हेलोजेंस के नाम से ही जानते हैं, बाकी जगह पे ऑक्सीजन फैमिली और नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं। और सबसे लास्ट वाले पार्ट में हम लोग हेलोजेंस, ये नोबल गैसेस बोलते हैं। तो एक्चुअल में एनसीईआरटी में बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, एस ब्लॉक एंड हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन तो अलग ही है, वो किसी फैमिली का पार्ट नहीं हो सकता, उसका पोजीशन अभी भी फिक्स नहीं है। तुम लोग को मालूम होगा पीरियोडिक टेबल के लिमिटेशन है कि हाइड्रोजन का पोजीशन अभी भी फिक्स नहीं है। तो हाइड्रोजन एक अलग टॉपिक बन गया, क्योंकि हाइड्रोजन में बहुत कंपाउंड बनाता है। फिर उसके बाद दूसरा हम लोग का एस ब्लॉक है, ये 11th का पार्ट है। फिर हम लोग के पी ब्लॉक वाले पार्ट में बोरोन फैमिली एंड कार्बन फैमिली, ये 11th का पार्ट है। उसके बाद जब क्लास 12 में जाते हैं तो वहां पे पी ब्लॉक का बाकी बचा पार्ट, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, नोबल गैसेस एंड हेलोजेंस। तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन फैमिली एक साथ दे रखा है, बट 2 साल पहले नाइट्रोजन फैमिली को 11th में उठाकर पटक दिया गया। अब हुआ क्या कि पटक तो दिया गया 11th में, फिर ऐसा बोला गया कि 11th के एनसीईआरटी में आ जाएगा, बट 11th के एनसीईआरटी में आया नहीं, और 12th में बोल दिया है कि हटा दिया गया है। सेम चीज हुआ था सॉलिड स्टेट के साथ, तो सॉलिड स्टेट और ये नाइट्रोजन फैमिली को 12th से हटा दिया गया, बट 11th में अपियर नहीं हुआ। अब वो आधे रास्ते में रह गया है, उसको नहीं पता कि किधर जा रहे हैं, धोबी का कुत्ता बन गया है बेसिकली। तो अब ऐसा हो गया है कि अभी हम लोग को नहीं मालूम कि कौन से चैप्टर का पार्ट है 11th में कि 12th में। ऑल्दो हम लोग सारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ही बार डिस्कस करते हैं, जितने भी फैमिलीज के पार्ट है वो एक कंटिन्यूएशन में डिस्कस होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ऐसा चैप्टर वाइज बना ले कि इस ब्लॉक, चलो इस ब्लॉक को एक बार अलग से डिस्कस भी कर ले, बट पी ब्लॉक मतलब पी ब्लॉक, 11th एंड 12th कुछ नहीं, एक बार सारे ब्लॉक से डिस्कशन होता है। तो उसमें जो हेलोजन वाला फैमिली के साथ साथ जो हम लोग का नोबल गैसेस है, तो जैसे हेलोजन फैमिली का मतलब होगा हेलोजेंस के जितने एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स से रिलेटेड उनका
लेबोरेटरी प्रिपरेशन, उनका प्रॉपर्टीज, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का कंपैरिजन, कुछ कलर है तो कलर के बाद जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, जैसे 10th क्लास में भी पढ़ते हैं हम लोग कि जो हम लोग का सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका केमिकल प्रॉपर्टीज, तो वैसे ही हम लोग का केमिकल प्रॉपर्टीज वाला पार्ट, उसमें डिफरेंट कंपाउंड्स है, और डिफरेंट कंपाउंड्स में जो मेन इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग उन सब कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना होता है। तो एक CO4 ये हम लोग के एक्सप्लोसिव के जैसा यूज किया जाता है, ये छोटा सा फैक्ट वहां पे डिस्कस किया जाता है। तो 12th में ही मोस्टली ये चीज पढ़ना होता है। ऑल 12th तो क्या ही है, तुम लोग के लिए 11 12 कुछ नहीं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट। मतलब अगर तुमको रैंक लाना है तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होना चाहिए, क्योंकि रटने वाला चीज है। आपको ये बोलेगा सर रटने वाला चीज स्ट्रॉन्गेस्ट होने का क्या मतलब है? तो रटने वाला चीज स्ट्रॉन्गेस्ट होने का मतलब बेसिकली ये है कि तुमको मालूम है कि एवरेस्ट का हाइट 8448 किलोमीटर है, तो किलोमीटर है, सॉरी मीटर है, किलोमीटर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, मीटर है। तो अगर एवरेस्ट का हाइट ये मालूम है, तो हम जैसे सवाल कहीं पे देखेंगे व्हाट इज द हाइट ऑफ एवरेस्ट, तो अगर मालूम है तो बनेगा, नहीं मालूम है तो गेस नहीं कर सकते, मालूम है कि नहीं बनना, तो विद इन 10 सेकेंड से 15 सेकेंड सवाल सॉल्व हो जाता है, या फिर सवाल अटेम्प्ट हो जाता है कि ये सवाल नहीं बनना या बनना है, अगर बनना है तो बन गया, नहीं बनना है तो भी नहीं बना, टाइम वेस्ट नहीं होता। तो इसलिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब ब्रह्मास्त्र टाइप की चीज है। अगर आपको रैंक लाना है तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मस्ट होना चाहिए, क्योंकि हर एक एग्जाम में, कोई भी एग्जाम, किसी भी टाइप का एग्जाम उठा लो, हमेशा 40% इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है अप्रोक्सीमेटली। मतलब नॉर्मली ऐसा लोग सोचेंगे फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में 33 ऐसा नहीं होता, 40% इनऑर्गेनिक होता है और बाकी 30% होता है। कहीं कहीं ऑर्गेनिक बढ़ जाता है बट फिजिकल 30 में ही रहता है। अगर 40% इनऑर्गेनिक आया तो मतलब 100 नंबर के पेपर में 40 नंबर रखा हुआ है ऐसे ही। अगर फैक्ट्स याद है तो सीधा सवाल बनेगा। ऑल्दो ये नहीं बोल रहे कितना आसान है, ये रखा हुआ है मतलब खा लेंगे, लेकिन ये है कि अगर याद है फैक्ट्स तो 40 नंबर का सवाल तुरंत बन जाएगा एंड टाइम उसमें खराब नहीं होगा। तो उस बचे हुए टाइम को आप आराम से दूसरे पेपर में यूटिलाइज कर सकते हैं। इसीलिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटा हुआ होना मस्ट है। हम लोगों का रटा हुआ हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं, मेरे टाइम पे हम रटे थे। एक एक इतना घटिया घटिया कलर वलर होता है ना उसमें क्वालिटेटिव एनालिसिस में कि माथा खराब हो जाएगा। प्रशियन ब्लू कलर, रॉबिन ब्लू कलर, रॉयल ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर, नेवी ब्लू कलर। अरे ब्लू का इतना 5-6 शेड बना दिया है तो क्या करेगा आदमी। लेकिन जैसे वो रेड है तो रेड का ब्रिक रेड, ब्लड रेड, नॉर्मल एक रेड है, तो क्या करेगा इसमें इतने सारे रेड है, याद रखना पड़ेगा ये सब चीजें। ये फैक्ट एकदम बिल्कुल प्रॉपरली याद होनी चाहिए। तो जब टाइम आएगा तो तुम लोग को बता दिया जाएगा। ऑल्दो 11th क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे चीज को, कि KVPI में थोड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। 11th क्लास में वैसे ही खत्म हो जाना है तुम लोग टॉपिक, ये सब चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और सबसे इंपॉर्टेंट एक छोटा सा रूल है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जितना सिलेबस है उतना पढ़ना है। कम पढ़ेंगे तो ऑब्वियस बात है नंबर कम आएगा, ज्यादा पढ़ेंगे तो भी नंबर कम आएगा। बड़ा सिंपल सा रूल है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हैं, उतने में आदमी परेशान रहता है। एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तो ना, जितना स्पेस है अपने दिमाग में उससे ज्यादा एकोमोडेट कर रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं क्रैश करेगा सिस्टम, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो अपने सिलेबस के हिसाब से चीजें पढ़नी है तो बिल्कुल प्रॉपरली। ज्यादा पढ़ेंगे तो भी नंबर कम आता है, कम पढ़ेंगे तो नंबर वैसे ही कम आता है। बिल्कुल जो काम की चीजें उसको पूरा 100% पढ़ेंगे और वही चीज बार बार पढ़ रहे होंगे। हम लोग जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोलते हैं GD ली बुक रेफर करते हैं, बट वो बुक रेफर करने के लिए है। अगर कोई एक पॉइंट का डिटेल जानना है तो पढ़ सकते हैं, बट वो बुक नहीं पढ़ना, बहुत मोटा बुक है, तो बुक नहीं अपने को पढ़ना है, उस टाइप की चीजें। और कोई डाउट किसी को, किसी क्वेश्चन में? सर 148 148 वाले पार्ट में। और एक चीज ध्यान रखना, जो डिस्कशन क्लास है वो 40 मिनट का ही होगा, इसीलिए हम लोग का जो लेक्चर है वो प्राइवेट उससे ID से हो रहा है, ताकि 40 मिनट में लेक्चर खत्म हो जाए। क्योंकि हम लोग शेड्यूल ही ऐसा रखेंगे कि डिस्कशन क्लास 30 से 40 मिनट में खत्म हो, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन होगा। क्वेश्चन नंबर 148 में, the dipole moment of chlorobenzene is 1.73 D. The dipole moment of para dichlorobenzene is expected to be. क्लोरोबेंजीन का जो डाइपोल मोमेंट है ये है अपना 1.73 D, और बोला है पारा डाइक्लोरोबेंजीन 2 क्लोरीन 0, एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा, सब कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 0, ऑप्शन बी। ऐसा थोड़ा ना कि एक सवाल एक क्वेश्चन का या फिर एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला दे रखा है या फिर कुछ वैल्यू दे रखा है तो उसको यूज करेंगे ही करेंगे। दे रखा है, देने दो, क्या दिक्कत है। हाँ ये है कि सवाल को थोड़ा बेटर कर सकते थे, ऐसा सवाल है भी, मान लो ऐसा दे रखा सवाल,
कि हम लोगों का पारा डाइक्लोरोबेंजीन का वैल्यू 1.73D है। अगर हम लोग ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन लेके चले तब इस केस में वैल्यू क्या निकल के आएगा, ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। जैसे मान लो अगर ऐसा वैल्यू लेके चलते हैं तो एंगल अपने को मालूम है यहाँ पे 60 डिग्री का आएगा, और हम लोग डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो म्यू नेट इज इक्वल टू म्यू1 स्क्वायर प्लस म्यू2 स्क्वायर प्लस 2 म्यू1 म्यू2 कॉस थीटा बोलते थे, जहां से एक चीज हमको ध्यान है 2 म्यू कॉस थीटा बाई 2 के बराबर वैल्यू आता था। तो cos 60/2 मतलब cos 30 उस वैल्यू को डालो और वहां से हम लोग म्यू वाला पार्ट म्यू नेट वाला पार्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर यही पार्ट मेटा के लिए होता तो एंगल 120 डिग्री का होता तो cos 120/2 इस तरीके का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, मतलब वेक्टर एडिशन था बेसिकली। बट क्योंकि पारा है तो डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। और कोई डाउट? सर 171। 171 10 मिनट में लेक्चर खत्म हो जाएगा। 171 वाले पार्ट में हम लोग का मेंशन किया है the percentage of s character in orbital forming ss bond and pp bond in s8 and p4 molecule। तो हम लोगों का p4 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होता है, ये हम लोग क्लास में डिस्कस किए थे। और s8 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, ये चीज ना हम लोग 10th क्लास में पढ़ा करते हैं, क्राउन शेप में आता है बेसिकली। इस टाइप का शेप आता है। पूछा है कि दोनों के केस में जो परसेंटेज एस कैरेक्टर वो क्या होगा। तो सल्फर वाले पार्ट में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्ड बना होने का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, तो 2 लोन पेयर, तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। परसेंटेज एस कैरेक्टर 25% होगा। P4 वाले पार्ट में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब 1 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पर 1 लोन पेयर मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3 टाइप का ले सकते हैं। यहाँ पे भी हम लोग का परसेंटेज एस कैरेक्टर 25 के बराबर होगा। तो पहला स्टेटमेंट हमको ठीक दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद बोला इन SF4 द बॉन्ड एंगल इंस्टेड ऑफ 90 180 आर 89 and 177 डिग्री रिस्पेक्टिवली ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हम वैसे क्लास में एक बार बोल दिए थे, बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन हम लोग नहीं किए हैं, बट ये चीज हम बोल दिए थे कि हम लोग का कंपैरिजन करते वक्त मोस्टली जब हम लोग सवाल सॉल्व करते हैं तो लोन पेयर का रिपल्शन का फैक्टर हाइयर होता है एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के हाइयर रिपल्शन की वजह से बॉन्ड पेयर उस लोन पेयर से थोड़ा दूर जाना चाहते हैं, तो उसके दूरी जाने की वजह से बॉन्ड एंगल में वेरिएशन हो सकता है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमको ठीक ठीक दिखाई दे रहा है कि बॉन्ड एंगल जो आइडियल होना चाहिए था वो आइडियल बॉन्ड एंगल थोड़ा, जैसे मान लो उसको ऐसा समझ लो कि एक स्क्वायर है, ऐसा एक स्क्वायर, जैसे हाथ में एक पेन है तुम्हारा, उन सारे चारों पेन को मिला के स्क्वायर बना लिया, उस पेन को थोड़ा नीचे कंप्रेस करो, उसको पिरामिड में कन्वर्ट करो। तो जब पिरामिड में कन्वर्ट करेंगे तो जो 90 डिग्री का एंगल है वो थोड़ा घटना शुरू हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल थोड़ा डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ऐसा आराम से सोचा जा सकता है। फिर उसके बाद बोला एक्वस H3PO4 इज सिरपी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस है, सर इसी अगर में हम डाउट था। हाइड्रोजन बॉन्डिंग H3PO4 वाले पार्ट में हो सकता है, इसलिए विस्कस नेचर का, जैसे ये जो वर्ड आया ना मोर विस्कस देन वाटर, इससे समझ जाना चाहिए था कि हम लोग का हाइड्रोजन बॉन्डिंग का टॉपिक है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हम लोग विस्कोसिटी की बात करते हैं। ऑल्दो इसको रिलेट कर पाना थोड़ा मुश्किल काम है, बट सोचा जा सकता है कि H3PO4 वाला पार्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है आराम से। इनफैक्ट ज्यादा बेटर तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, क्योंकि H3PO4 का H एसिडिक नेचर का है, और हम लोग जितना ज्यादा H वाले पार्ट, मतलब ऐसा बोले थे ना फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, जितना ज्यादा हम लोग यहाँ डेल्टा प्लस डालेंगे, तो जैसे अगर एसिडिक बिहेवियर है तब तो प्लस ही चार्ज आ गया बेसिकली, क्योंकि एसिड का मतलब जो H प्लस के फॉर्मेट में ग्रुप को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो जो एसिडिक बिहेवियर है वो ज्यादा H प्लस रखेगा, मतलब ज्यादा डेल्टा H प्लस रखेगा, वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होने का मतलब विस्कोसिटी ज्यादा होगा, विस्कोसिटी ज्यादा होगा मतलब सिरप टाइप का फॉर्मेशन कंसिडर कर सकते हैं। सिरप का मतलब है कि ज्यादा विस्कस नहीं होगा। और कोई डाउट इसमें? चौथा वाला पार्ट बन गया, सब पूरा सर छुट्टी। तीनों से ही बना लिए थे। अच्छा, सब लोग ना पूरा छुट्टी मारा लगता है एक एक लास्ट वीक में, कोई कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं, किसी को कोई डाउट नहीं, देख के तो ऐसा ही लग रहा है। सर 175। 175 एक आद्या बस डाउट पूछ रही है, एक अंशुल डाउट पूछा था। बाइकार्बोनेट आयन एंड ये पॉइंट जो है
केमिकल बॉन्डिंग का बुकलेट में देखी थी? हाँ देखे थे, अच्छा, नहीं मिला था कहीं पे? मिला था सर, पढ़े भी थे। उसको याद रखना है, ये पॉइंट है। HCO3 माइनस वाला पार्ट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डाइमर इन केस ऑफ KCO3, जबकि सर इसका NaHCO3 वाले मतलब क्या पार्ट में होता है? डाइमर वर्ड हम पहले कभी यूज नहीं किए थे क्या? किए है शायद से डाइमर वर्ड, जब दो मॉलिक्यूल मिलके एक में कन्वर्ट हो रहा है। ऐसा हम लोग लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे एबनॉर्मल मोलर मास में। दो मॉलिक्यूल मिलके एक में, पॉलीमर वर्ड, पॉलीमर का मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक में एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट हो गए। पॉलीथीन, पॉलीइथीन, इथीन का पॉलीमराइजेशन करा दिया हम लोग। तो जब बहुत सारे इथीन के मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करके एक सिंगल यूनिट के जैसा एग्जिस्ट करना शुरू करते हैं तो उसको हम लोग पॉलीथीन बोलते हैं। ऑल्दो प्रोसेस अलग अलग है बट ऐसा बोल सकते हैं। तो डाइमर का मतलब जैसे पॉलीमर मतलब मल्टीपल मॉलिक्यूल्स, डाइमर दो मॉलिक्यूल, ट्राइमर तीन मॉलिक्यूल। तो डाइमराइजेशन में हम लोग दो मॉलिक्यूल को एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे दिख रहा है यहाँ पे, एक KCO3 वाला पार्ट दूसरे KCO3 के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एसोसिएटेड है, तो दोनों एक सिंगल यूनिट के जैसा एग्जिस्ट करना शुरू करेगा। इस चीज को हम लोग डाइमर बोल सकते हैं। जबकि यही चीज अगर NaHCO3 में होता है तब उसके केस में बहुत लंबा चेन निकल के आता है, दे भी रखा है इनफाइनाइट चेन, क्योंकि पोटेशियम का साइज बड़ा होता है थोड़ा, तो पोटेशियम बहुत लंबा चेन बनने नहीं देता। ऑब्वियस सी बात है, पोटेशियम का भी तो कुछ कंट्रीब्यूशन रहेगा। डाइमर तो बन गया लेकिन पोटेशियम के बड़े साइज की वजह से हम लोगों का चेन बहुत लंबा नहीं हो पाता, जबकि हम लोगों का NaHCO3 में सोडियम के छोटे साइज की वजह से हम लोगों को रिपल्शन का फैक्टर नहीं आता, चेन बहुत लंबा जा सकता है। और कोई डाउट किसी को? जल्दी पूछो, 4 मिनट बाकी अपने लेक्चर में। सर 177 और 184। 177, CCl3 has higher boiling point than CaCl3। देख के तो ठीक लग रहा है मोलर मास वाला पार्ट, ऑल्दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। इसके ऊपर कमेंट कैसे कर पाएंगे? नॉन पोलर पोलर में चलो ठीक है, हम लोग मोलर मास से एसोसिएट कर सकते हैं इस चीज को। दूसरे वाले केस में अच्छा नॉट ट्रू पूछा है। HF2 माइनस आयन एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट एंड इन द लिक्विड HF सॉल्यूशन बट नॉट इन डाइल्यूट सॉल्यूशन। स्टेटमेंट में ठीक दिख रहा क्योंकि KHF2 एग्जिस्ट करता है, बेसिकली KHF2 नहीं HF2 माइनस एग्जिस्ट करता है। अब 11th वाले लोग ये ध्यान रखना, स्कूल में ये पूछा जाएगा KHF2 एग्जिस्ट करता है बट KHCl2 एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा क्यों? क्योंकि HF2 माइनस बन सकता है और HF2 माइनस बनने के लिए हम लोगों का क्लोरीन के साथ जो हाइड्रोजन है ये F माइनस के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, जबकि HCl का H हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता, तो इसलिए HCl2 माइनस नहीं बन सकता। अगर इसी HF को हम लोग वाटर में डाल दें H2O में तो ये इंट्रैक्शन ब्रेक हो जाएगा, तो फिर HF2 माइनस बनना बंद हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे नॉट इन डाइल्यूट सोल्यूशन। डाइल्यूट एक्वा सोल्यूशन मतलब वाटर के होने से HF एंड F माइनस का इंट्रैक्शन खराब हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। HF2 माइनस एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में ऐसा एग्जिस्टेंस होता है, लिक्विड HF में भी एग्जिस्टेंस होता है। वाटर होने से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग खराब होगा, HF2 माइनस बनना बंद हो जाएगा। फिर बोला है हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेंटेन्स द प्लानर H3BO3 यूनिट्स इन लेयर इन सॉलिड स्टेट। हाँ ये तो ठीक है, लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे हम लोग, कैरम बोर्ड वाले एग्जांपल को डिस्कस किए थे, तो ऑप्शन ए भी ठीक ही दिख रहा है। तो बेसिकली पहला स्टेटमेंट एक हमको थोड़ा गलत दिख रहा है, ऑल्दो इसका आंसर हमको नन ऑफ दिस तो एकदम नहीं दिख रहा है, क्योंकि नन ये हमको एक बार नन ऑफ दिस। क्योंकि ये चीज हमको ध्यान नहीं आ रहा। जैसे हम लोग मोलर मास की बात करते हैं, मोलर मास हायर होने पे डाइपोल मोमेंट बढ़ता है, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, लेकिन उसमें पोलैरिटी का भी एक फैक्टर आता है। अब पोलैरिटी का फैक्टर कितना डोमिनेटिंग है ये हम लोग डायरेक्टली डिसाइड नहीं कर सकते। जैसे काइंड ऑफ ऐसा सोचो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, तो H2O का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा निकल के आता है, बट स्टिल I2 मॉलिक्यूल नॉन पोलर होते हुए भी सॉलिड है। तो अब I2 मॉलिक्यूल नॉन पोलर है और H2O मॉलिक्यूल बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोलर मॉलिक्यूल है, बट स्टिल H2O लिक्विड फॉर्म में है और I2 ज्यादा स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन लेकर सॉलिड फॉर्म में है। तो एग्जैक्टली कंपैरिजन नहीं कर सकते, इसका एज अ फैक्ट हम लोग ध्यान रख सकते हैं कि CCl4 मॉलिक्यूल वाला पार्ट, बट ये फैक्ट मेरे सामने ध्यान में नहीं है कि मेरे सामने कहीं आया है अभी तक, तो इसको हम कंफर्म करके बताएंगे, ज्यादा बेटर है। ये फैक्ट मेरे सामने नहीं आया बट ये दे रखा होगा क्लास 12 के NCERT में, अल्काइल हैलाइड टॉपिक है उसमें दे रखा होगा, डेफिनेटली दे रखा होगा, और नहीं तो फिर हैलोजन फैमिली में दे रखा होगा, तो हम कंफर्म करके बता देंगे इस चीज को। एक काम करना, ग्रुप में इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके डाल देना ताकि हमको ध्यान रहे, हम
उसका क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। तो भी हम खाली बैठे रहते तो देख लिया करते हैं क्वेश्चन, इससे पता रहता है कि कौन सा क्वेश्चन देखना है। और कोई डाउट जल्दी बोलो। 184। अब 184 शायद नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर पाएंगे, टाइम हो चुका है। विच ऑफ द क्रिटिकल टेम्परेचर वाटर का सबसे हाईएस्ट? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से हम लोग का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, तो क्रिटिकल पॉइंट हाइयर रहेगा। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब जिस टेम्परेचर पर हम लोग का सॉलिड लिक्विड गैस सब कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, तो हाइयर बॉइलिंग पॉइंट हाइयर क्रिटिकल टेम्परेचर। O2 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रहा। और कोई डाउट? चलो और कोई डाउट नहीं पूछ सकते, क्लास आज के लिए यहीं पे एंड करते हैं। इंटरेक्शन क्लास, डिस्कशन क्लास आधे घंटे का ही होगा, इससे ज्यादा का हम लोग नहीं रखेंगे डिस्कशन क्लास। सर हम लोग का ओरिएंटेशन का क्या हुआ? करवाने वाले नेक्स्ट वीक हम लोग। सर बोलो मत बोलो, टाइम हो गया। सर चलो आज बुकलेट्स के लिए हाँ बुकलेट्स इस वीक मिल जाएगा प्रिंटर के